हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आज का चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इसमें भी सेलेक्ट करेंगे हम लोग 20 क्वेश्चन और उस पर बेस्ड थ्योरी है, उसका कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, जिससे हमारा कंप्लीट चैप्टर रिविजन हो जाएगा एकदम थॉरली, और साथ ही साथ एनसीईआरटी का पोर्शन कवर हो जाएगा। एज वी ऑल नो दैट एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बोला है कि थ्री पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड, कोऑर्डिनेट इज गिवन एज 1 1 2 2 and 4 4, then position of the coordinate of center of mass is what? As we all know that if you wish to calculate the x center of mass, तो फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे y सेंटर ऑफ मास, तो ऐसे ही करेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास अगर कैलकुलेट करते हैं, ऑल आर इक्वल मास, तो सबका मास अगर m एज्यूम करते हैं, तो पहला का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, दूसरे का एक्स कोऑर्डिनेट 2 दिया है, और तीसरे का एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 4 दिया है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? m प्लस m प्लस m। तो 4 2 6 1 कितना हो जाएगा? 7m डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 3m हो जाएगा। सो द वैल्यू इज 7/3। वैसे ही अगर निकालते हैं y सेंटर ऑफ मास, तो ये वैल्यू भी कितना आ जाएगा? तो ये भी आ जाएगा m इंटू 1 प्लस m इंटू 2 प्लस m इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m प्लस m प्लस m, दैट इज इक्वल्स टू 7m डिवाइडेड बाई 3m। m और m कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 7/3। So the coordinate of center of mass is 7/3 meter and 7/3 meter. So from here you will get the position of center of mass। बेसिक फॉर्मूले का एप्लीकेशन करके हमने ये क्वेश्चन को बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल। ऐसा सिस्टम है जिसमें दो आइडेंटिकल पार्टिकल है। आइडेंटिकल पार्टिकल मतलब इसका मास कैसा होगा? सेम होगा। बोला है कि द वन पार्टिकल इज एट रेस्ट, ये पार्टिकल को अज्यूम कर लिया हमने स्टेट ऑफ रेस्ट, वाइल अदर हैज एन एक्सेलरेशन ए, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो जा रहा है? ए। तो आई कैन से a1 इज इक्वल टू 0, ये रेस्ट में मोशन नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन भी 0, और a2 का एक्सेलरेशन a दिया हुआ है। पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? तो वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 इज m एंड फर्स्ट रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन 0, सेकेंड वाले का मास m और एक्सेलरेशन a दिया है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? m प्लस m हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा m इंटू a डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2m। तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? तो ये वैल्यू हो जाएगा a/2। यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा? a/2। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये दो क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बोला है कि यह थीन यूनिफॉर्म फ्लैट प्लेट है जिसका लेंथ एल है, इस तरीके से दिया है। इसका टोटल मास कितना केजी है? 6 केजी दिया है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा बताना है। पहली बात तो ये कि इसका जो दिया है 6 केजी दिया है पूरा सेंटर ऑफ मास, ये ऐसा डिवाइडेड है पोर्शन में, एक पोर्शन इसका यहाँ पे है और एक पोर्शन यहाँ पे ऐसा दिया है। अब इस पूरे हिस्से को अगर हम बात करें तो 3 बराबर हिस्सों में इसको देख सकते हैं। एक हिस्सा ये ऊपर का, दूसरा हिस्सा ये नीचे का, तीसरा हिस्सा इधर का। 6 केजी है तो हर हिस्से का मास हो जाएगा, इस हिस्से का मास भी हो गया 2 केजी, और पूरा ऐसे होल देखेंगे, और ये नीचे वाला वो इसका भी 2 केजी और इसका भी 2 केजी। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे एक पोर्शन लेते हैं और नीचे वाले का दूसरा पोर्शन लेते हैं। देखो ये पोर्शन पूरा दिया है, इसको एक कंसीडर कर लेते हैं और इसको सेकेंड कंसीडर करते हैं। तो इसका मास कितना होगा? ऊपर वाले का मास प्लस नीचे वाले का मास, मतलब एज ए होल इस ऊपर वाले का मास कितना हो गया? 4 केजी, और ये जो नीचे वाला इसका मास कितना हो गया? 2 केजी हो गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। सिंस टोटल मास इज 6 केजी और ये वाला पोर्शन का एरिया डबल है इससे। नीचे साइड लेंथ ये देखेंगे तो ये कितना दिया हुआ है? ये मेरा दिया है 2 मीटर दिया है, और वैसे ही इधर की बात करेंगे तो ये भी कितना दिया है? तो ये भी अपना 2 मीटर दिया हुआ है। साथ ही साथ ये जो हाइट दिया है कितना दिया है? ये दिया अपना 1 मीटर दिया है। तो अब इस पूरे बॉडी को हम 2 हिस्सा में अज्यूम करते हैं, तो दोनों हिस्से का सेंटर ऑफ मास हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंडिविजुअली। तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई करेगा, इस छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा।
इस पोजीशन का कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 हो जाएगा, तो इसका आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और पूरा 2 मीटर है तो आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया है 1, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/2। और ये पूरा y वाला 2 दिया है, इसका आधा हो जाएगा 1। वहीं पे इस पॉइंट पे जाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1/2। इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3/2। और वहीं पे y कोऑर्डिनेट बात करेंगे तो 1 का आधा हो जाएगा, दैट इज 1/2। ठीक है, तो ये दो मास हो गया आपके पास। एक मास जिसके सेंटर मास के कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 1/2 एंड 1 दिया है, और दूसरे का x कोऑर्डिनेट 3/2 एंड 1 दिया है। एक का मास 4 kg, दूसरे का 2 kg। इसका x सेंटर मास लिखेंगे तो दैट इज सिंपली इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m1x1 प्लस में m2x2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। पहला वाला मास है 4 kg, x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो कितना दिया है 1/2, दूसरा वाला मास 2 kg है, और x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कितना दिया है 3/2 दिया है, डिवाइडेड बाई टोटल मास है 4 + 2 दिया है। सॉल्व करेंगे 2 से 4 2 टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 6 मीटर हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। वैसे ही अगर y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 मतलब 4 kg, और y कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है इसका, तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 हो जा रहा है। और वहीं पे अब हम बात करते हैं, ये जो पूरा का पूरा y कोऑर्डिनेट की बात करना है, तो y कोऑर्डिनेट कितना है इसका 1 दिया, मास दिया 4 kg, प्लस ये जो नीचे वाला पोर्शन दिया इसका मास है 2 kg, और y कोऑर्डिनेट कितना है इसका 1/2 हो जा रहा है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 + 2 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सम कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा 5, डिवाइडेड बाई 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 मीटर। सो द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दिस केस आई हैव कैलकुलेटेड 5/6 एंड 5/6। कितना हो जाएगा 5/6 एंड 5/6। So option number 4 is the correct answer of this question. So we have completed 3 questions. Let's move ahead towards the 4th number question. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द टू फैक्टर इज इनकरेक्ट। पहली बात कि जिस क्वेश्चन में ऐसा करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा जाए, इस टर्म को पहले क्या कर लेना है, इस टर्म को पहले आपको कर लेना है सर्कल, सो दैट किसी तरह से आपको कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो जब इसको आप सॉल्व कर रहे हो। अब यहाँ पे बात यह आई कि कौन सा सही है। ये दिया पहला वाला a क्रॉस a का वैल्यू 0, a क्रॉस b अगर दो फैक्टर दिया है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, a फैक्टर का मैग्नीट्यूड b फैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा साथ में n का फैक्टर। यहाँ पे दोनों का दोनों a के साथ क्रॉस कर दिया तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और साइन 0 होता है, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट दिया है। सेकेंड जो दिया है पॉइंट, इसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं इसको, a डॉट b है तो फिर उसको ब्रैकेट हटाएंगे, इसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे डॉट दिया तो a का डॉट किसके साथ होगा, b के साथ होगा, फिर a का डॉट c के साथ, तो यही पॉइंट यहाँ लिखा है तो ये भी करेक्ट है। ये बोला a क्रॉस b और ये कितना हो गया माइनस a और माइनस b, दोनों का माइनस माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस, और फिर कितना बच गया a क्रॉस b, तो ये कैसा है सही है। लेकिन a क्रॉस b जो होता है ना, ये b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। दरअसल में क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है और वहाँ पे a क्रॉस b का जो वैल्यू होता है माइनस b क्रॉस a होता है, बिकॉज जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, ये हो गया a और ये हो गया b, a पे अपने राइट हैंड पाम को रखते हो, b की तरफ घुमाते हो तो ये ऊपर की तरफ पॉइंट करता है, और ये डायरेक्शन किसका होता है a क्रॉस b का। वहीं पे b क्रॉस a लिखना है तो b पे हाथ रख के a की तरफ घुमाते हैं तो ये पॉइंट किधर करेगा, ये पॉइंट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, b क्रॉस a नीचे की तरफ पॉइंट करेगा और a क्रॉस b ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है वो इनकरेक्ट है, इसलिए वो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना था और करेक्ट इसका होता है a क्रॉस b इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू वेक्टर दिस एंड दिस। देखो वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, जिस दो फैक्टर का निकालना है वेक्टर प्रोडक्ट तो इसको निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट के जरिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालने में क्या करना है, i लिखना है, j लिखना है और k लिखना है। साथ में क्या करना है, पहले जो वेक्टर a है उसका कोएफिशिएंट लिखो, तो a का i वाला 3 है, j वाला कोएफिशिएंट -4 है और k वाला 5 दिया है। फिर b की बात करेंगे तो i वाला कोएफिशिएंट 2 दिया है, j वाला 1 दिया है और k वाला भी कितना दिया है 1 दिया है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के टाइम में सबसे पहले ये वाला लाइन जो i वाला दिया है उसको क्या करना है, कवर कर देना, जैसे ये वाला पोर्शन को कवर करना है और ये वाले पोर्शन को कवर कर देना है।
जो बच गया उसको लिख दो -4, 1 हो गया, 5 हो गया, और ये कितना हो गया 1 हो गया, और ये क्या लिखेंगे आई कैप लिख देंगे यहाँ पे। अब चलो इसका बारी खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं अगले वाले में, तो अल्टरनेट होता है तो फिर दे देंगे यहाँ पे माइनस साइन दे देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जे कैप। अब क्या हो जाएगा, जे वाला जो पूरा पूरा हिस्सा है यहाँ से जो लाइन पास कर रहा है उसके अलॉन्ग जो एलिमेंट है उसको कवर करेंगे, तो कितना बचेगा 3, 2, और ये कितना बचेगा 5 एंड 1 जो टर्म है वो यहाँ पे बचा हुआ मिल जाएगा। अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो माइनस के बाद फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा के कैप हो जाएगा। और के कैप में जब बात करते हैं तो फिर ये वाले और ये वाले को क्या करना है, कवर कर देना है, तो ये कितना होगा 3 और 2 हो जाएगा, ये -4 एंड 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपने 3/3 डिटर्मिनेंट को 2/2 में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो -4 में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो -4 और ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा आई कैप, माइनस ये क्रॉस करेंगे 3 में 1 से, फिर करेंगे 2 में 5 से, 3 - 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। प्लस में फिर कर देंगे 3 में 1 से और इसको घटा देंगे, 3 में 1 से तो 3 हुआ, लेकिन 2 से -4 में करेंगे तो -8, और जब इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। तो -4 और -5 कितना हो जाएगा -5 9 हो जाएगा, दैट इज आई कैप हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 - 10 -7, अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। और 8 + 3 कितना हो जाता है 11 हो जाता है, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा के कैप हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो -i + 7 और +11, तो कौन सा हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जा रहा है आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है मेरा। इसमें कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज दिस, फाइंड द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स इज दिस। देखो टॉर्क जो होता है ना, टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स को कहते हैं, और टॉर्क जो होता है इसको लिखते हैं टाउ से डिनोट करते हैं, और टाउ से जब इसको डिनोट करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में होता है टाउ = R×F होता है, समझे। तो यहाँ भी हमको क्या करना है, यहाँ भी हमको सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट ही फाइंड करना है। ये हो गया। अब R×F निकालना है तो क्या करते हैं, अभी अभी बताया हमने कि पहले सिंपली आई कैप, जे कैप और के कैप को लिखते हैं, और R जो पोजीशन वेक्टर दिया है उसे पहले लिखते हैं। ये R दिया है, इसके कोएफिशिएंट कितना दिया है 7 दिया है, 3 दिया और 5 दिया। इसके बाद जो F वाला होगा कोएफिशिएंट, तो I का 1 हो गया, J का 2 हो गया और K का कितना हो गया 3 हो गया। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, तो ये अगला पॉइंट लिखेंगे तो हो जाएगा आई कैप, और ये हटाएंगे तो एलिमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 2 हो जाएगा, और ये कितना होगा 5 और 3 हो जाएगा, -IJ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा खत्म, ये कितना हो गया 7 हो गया और 1 हो गया, ये वैल्यू 5 हो गया और 3 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे तो के कैप हो जाएगा, ये खत्म और ये खत्म, तो वैल्यू हो जाएगा 7 और 1 हो जाएगा और 3 और 2 हो जाएगा। तो 3 3 = 9, -5 2 = 10 हो जाएगा आई कैप, -7 3 = 21 और -5 ये हो गया जे कैप, +7 2 = 14 -3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा के कैप। तो 9 में से 10 को घटा देंगे तो कितना हो गया -1, तो आई कैप, 21 -5 तो कितना होता है 16 5 21 होता है, तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा जे कैप, और 16 में से 3 घटता है तो कितना होता है, 14 में से 3 को घटाते तो होता है 11, 11 कितना हो गया के कैप। तो द फाइनल आंसर इज -i कैप -16 जे कैप और +11 के कैप। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, -i -16 और +11। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ये बोला इसमें कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg अबाउट पॉइंट O इज व्हाट। एंगुलर मोमेंटम पूछा। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, किसी भी मूविंग पार्टिकल का, इसको देते हैं R×P देता है। इस वैल्यू को हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो लीनियर मोमेंटम इनटू हो जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। लीनियर मोमेंटम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। ये पॉइंट हो गया और इसके अलॉन्ग कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा मूव कर रहा है v स्पीड से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है कि लाइन ऑफ मोशन पे जो 90 प्लॉट करेंगे वो देता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू। समझ गए बात को। चलो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा दिया और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 90 प्लॉट कर देंगे। जब आप यहाँ से 90 प्लॉट कर दोगे तो ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर, ये एंगल 60 है तो ये वाला भी कितना होगा 60, तो 2 cos हो जाएगा और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 sin 60 होगा। यस कितना हो जाएगा 2 sin 60 हो जाएगा।
तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा एम भी, पी का वैल्यू कितना होता है, पी का वैल्यू एम भी ना होता है। मास कितना दिया 0.5 kg, वी का वैल्यू कितना दिया 6√3 दिया, और ये कितना दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये दिया है 2 sin 30 डिग्री दिया है। समझ में आ रही बात? तो लिखेंगे तो कितना होगा 0.5 हो जाएगा, ये वैल्यू 6√3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, sin 30 1/2 हो जाता है। जब इसको यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट एक जो दिया है यहाँ पे एंगल 60 दिया है, इट्स नॉट 30 इट्स 60, साइन 60 है तो ये कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 होगा तो √3 और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 16 इंटू कितना होगा 3 18, 0.5 इंटू कितना होगा 18, तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू सॉल्व करके जब निकालेंगे फाइनली तो हो जाएगा 9 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, 9 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। बोला है इसमें कि मोमेंट ऑफ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट अबाउट विच द मोमेंट इज टेकन। देखो याद रखना हमेशा क्या पूछा है यहाँ पे, इनकरेक्ट पूछा है। मोमेंट ऑफ कपल की बात करेंगे तो कपल कब फॉर्म करता है, कपल जब फॉर्म करता है दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और इसमें किसी भी पॉइंट के अबाउट दुनिया का कैलकुलेट करेंगे ना तो टॉर्क का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो ऑप्शन 1 कैसा हो जाएगा, तो सही स्टेटमेंट दिया है, ये ऑप्शन कैसा दिया है, सही स्टेटमेंट दिया है, सही नहीं वो गलत ढूंढना है। सेकेंड है फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो। यस, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर में नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन भी सही दिया है। इसके बाद बोला है कि अ बॉडी मे बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बट मे नॉट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देखो अब ये जो कपल वाला कंडीशन है इसमें दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो नेट फोर्स तो जीरो लग रहा है, लेकिन इसमें नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब ऑप्शन 3 बोला है भी तो सही बोला। बोला है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द ओरिजिन अबाउट विच द टॉर्क इज टेकन। नहीं, देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो इस केस में टॉर्क का जो नेट वैल्यू है जीरो है। अब जब टॉर्क का नेट वैल्यू जीरो है तो दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट लेंगे तो टॉर्क का वैल्यू जीरो ही आना चाहिए ना। अच्छा थोड़े कि एक पॉइंट के अबाउट जीरो है दूसरे पॉइंट के अबाउट जीरो नहीं है तो सही है, गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन नंबर 4 है ये गलत दिया है और हमें ढूंढना था गलत वाला, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में ये बात कह रहा है, इसको 9 में बात कह रहा है कि 3 मीटर लॉन्ग लैडर वेइंग 10 kg लेंस ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल, दीवार पे फ्रिक्शन नहीं है, इट फीट्स रेस्ट ऑन फ्लोर 1.5 मीटर फ्रॉम द वॉल एज सोन, व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स ऑन द वॉल। देखो कितना रिएक्शन फोर्स इस पे लग रहा है वॉल की वजह से ये निकालना है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ एक बात यहाँ पे और क्लियर हो जाएगी इस क्वेश्चन के साथ साथ। ये होता है लैडर वाला प्रॉब्लम होता है जिसमें ये एंगल मान लिया हमने थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना दिया है, सबसे पहला बात कि ये डिस्टेंस दिया अपना 1.5 दिया है, और ये दिया कितना, तो बताओ पहले तो थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेस बाई कितना होता है हाइपोटेन्यूज, तो वैल्यू कितना हो गया 1.5/3 1/2, तो थीटा का वैल्यू कितना रेडी हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो रॉड दिया है रॉड के सेंट्रल पॉइंट से इसका वेट लगेगा 10G नीचे की तरफ यहाँ पे लग रहा है, ठीक है 10 kg है तो कितना फोर्स लगा 10G। अब जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो लैडर को रखते हैं हम, लैडर को रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है फोर्स लगता है। अब ये सरफेस रफ होगा तभी नहीं रेस्ट में रह रहा होगा, मतलब इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा, और यहाँ पे नॉर्मल किधर लग जा रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा N1। लेकिन क्वेश्चन में बोला है ये नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए N2 का वैल्यू बोला है कैलकुलेट करके बताओ। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। याद रखना है टॉर्क का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, मतलब जिस भी फोर्स का टॉर्क निकालना है जिस एक्सिस के अबाउट, तो क्या करेंगे फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी दिया है, अगर हम पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लेते हैं तो क्या हो जाएगा N1 और फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर जो हमारा फोर्स है जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है वो वहीं से पास कर जाए तो नेट टॉर्क कितना हो जाता है जीरो हो जाता है। इसके बाद बचेगा कौन, N2 बचेगा और F बचेगा। एफ का जो बात करेंगे पूरा का पूरा लेंथ मान लीजिए एल है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा L/2 हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2 cos थीटा हो जाएगा, L/2 का मतलब 3/2 cos थीटा हो जाएगा। वहीं पे ये डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्टेंस L है मतलब 3 है, और इधर में cos हो गया तो परपेंडिकुलर में कितना हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा।
तो ये जो रॉड दिया है वो किस में दिया है, इक्विलिब्रियम में दिया है। इसका मतलब नेट टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो नेट टॉर्क में जो N2 है इसको रोटेट कराना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और वहीं पे 10G जो लग रहा है रोटेट कराना चाह रहा है इसको क्लॉकवाइज। तो दोनों के टॉर्क को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। तो क्लॉकवाइज में फोर्स कितना लगा 10G, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 3/2 हो गया, और ये क्या हो गया cos थीटा। वहीं पे जो N2 फोर्स लग रहा है उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जा रहा है 3 sin थीटा हो जा रहा है। देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि 3 और 3 क्या हो गया, खत्म हो गया। 5 से 2 से 5 हो गया, इतना 10 हो गया 5 टाइम्स। अब 5 इंटू जी मतलब कितना हो गया 50 cos थीटा हो गया, और नीचे में कितना आ जाएगा sin थीटा, बराबर में कितना हो गया N2 हो गया। इसका मतलब N2 बराबर 5 cos बाई साइन कितना होता है cot थीटा, और थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, इट्स नॉट 30 सॉरी। और cot 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू √3, तो इसका वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 50/√3। तो आंसर का वैल्यू कितना हो जाएगा 50/√3। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। सो वी हैव कंप्लीटेड 9 क्वेश्चंस फ्रॉम सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। 10वें नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा 50% क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो जाएगा अभी का इस सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द रोटेशनल एक्सिस। ऑब्वियस ही बात है, और अगेन ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का जो होता है वो किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है, दोनों बात पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन 1 तो सही दिया हुआ है, गलत ढूंढना है हमको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन एंड द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस, दोनों पे डिपेंड करता है। तभी ना देखते हो कि रॉड का इसके अबाउट कितना हो जाता है ml²/12 हो जाता है, और इसी रॉड का इसके अबाउट अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ml²/3 हो जाएगा। थर्ड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस। नहीं, ये जरूरी नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगा तो कैसे चेंज करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हो सकता है ना कांस्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई टॉर्क लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो उसका ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो आई चेंज करे जरूरी नहीं ना है। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। फ्लाई विल रेसिस्ट सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड ऑफ द व्हीकल। यस, फ्लाई व्हील देखते हो ना, सब बहुत बड़ा बड़ा सा व्हील होता है, जायंट इंजन में से लगा रहता है दोनों साइड में, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एंड ड्यू टू द हाई वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ड्यू टू द वेरी हाई वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अपने रोटेशनल मोशन को कंटिन्यू रखता है, चेंज नहीं कर पाता अचानक से। तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। तो याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सिर्फ ओमेगा चेंज करने से नहीं बदलता है, वो तभी होता है, आई चेंज करता है, जब नेट टॉर्क का वैल्यू 0 हो, बाहर से कोई टॉर्क लग नहीं रहा हो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, तो वहाँ भी रूल ट्रू है, लेकिन हर जगह तो सही नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 कैसा है, गलत। और गलत हमको ढूंढने के लिए बोल रहा था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। We have completed 10 questions. A ring has mass of 6 kg and radius 2 meter. What is the moment of inertia of ring about tangent to the circle of the ring and its plane? पहली बात होता है कि रिंग की हम बात करते हैं, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है, व्हाट वी रिमेंबर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। और अगर रिंग दिया है, इसका रेडियस r दिया है और इसका मास m दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू विल कैलकुलेट इज इक्वल्स टू हाउ मच mr²। इसके बाद इस रिंग में हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। रिंग में जो डायमीटर हुआ है, ये दोनों डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसके अबाउट भी होगा, वो इसके अबाउट यही होगा, और ये किसके अबाउट हो जाता है, ये जो ऊपर की तरफ हुआ mr²। इसमें रिंग में जो ये डायमीटर के अबाउट निकालते हैं, तो रिंग का कितना होता है mr²/2 और mr²/2। ये क्वेश्चन बनाने के लिए दो बातें याद होनी चाहिए आपको, ये डायमीटर के अबाउट mr²/2 होता है, आपको याद होना चाहिए, और नहीं है तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट होता है, ये वाला रिजल्ट याद होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू इस रिंग का। ये एक्सिस है जो रिंग को टच करता हुआ जा रहा है, एक एक्सिस है जो इस रिंग को क्या कर रहा है, टच करता हुआ जा रहा है, और इसके अबाउट आपको बता देना है कि कितना हो जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू, इसके अबाउट बताना है। तो देखो यहाँ पे हमको लगाना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका वैल्यू mr²/2 है, और ये डिस्टेंस दी है, और ये कोई एक्सिस दिया है जिसके अबाउट i है। एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, i बराबर ICM+md² होता है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है mr²/2, और md² का मतलब होता है mr²। mr²/2 प्लस mr² कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 3/2 mr² हो जाएगा।
वैल्यू पुट करेंगे तो 3/2, मास की वैल्यू 6 दिया है और रेडियस कितना दिया है 2 का स्क्वायर दिया है। 3 से क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो गया 6 × 6 विच इज इक्वल्स टू 36 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। करेक्ट है। चलो अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल दिया हुआ है यहाँ की कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड अराउंड द रिम ऑफ ए फ्लाई व्हील डिस्क। क्या लिखा हुआ है, डिस्क दिया हुआ है। विद द मास 15 kg एंड द रेडियस 40 सेंटीमीटर, a steady pull of 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू द कॉर्ड एज shown. द व्हील इज माउंटेड हॉरिजॉन्टल. व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक बात मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन होता है टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। टाउ को बोलते हैं जो टॉर्क लगा, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क जो अल्फा होता है इसका वैल्यू कितना होता है, टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहीं पे टॉर्क का जो वैल्यू होता है ये कितना हो जाता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाता है। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो वहां से कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो रेडियस कितना दिया 40 सेंटीमीटर, तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 40 सेंटीमीटर। तो टॉक टाउ का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स दिया 50 और 40 सेंटीमीटर मीन्स 0.4, तो ये हो जाएगा 5 × 4 तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर हो जाएगा। टॉर्क का वैल्यू 20 न्यूटन मीटर। वहीं पे जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला है डिस्क अज्यूम करने के लिए, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है mr²/2 हो जाता है। और मास के वैल्यू कितना दिया 15 kg और रेडियस दिया 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 0.4 × 0.4 डिवाइडेड बाई कितना होता है 2 होता है, तो ये करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। 15 × 0.2 मतलब कितना हो जाएगा 3 ना हो जाएगा, 15 × 30, हाँ 3 इंटू कितना हो जाएगा 0.4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 = 12, तो कितना हो जाएगा 1.2 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अल्फा इज इक्वल्स टू कितना लिखना है हमको, टाउ बाई आई लिखना है। टॉर्क टाउ का वैल्यू कितना दिया है 20 और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है 1.2 दिया है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा ऊपर में जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 50 और ये कितना हो जाएगा 3, ये वैल्यू होगा 50/3 हो गया मतलब 16.66, और इसका जो यूनिट होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया, एकदम अच्छा सा सवाल कॉन्सेप्चुअल है कि अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज रैप्ड अराउंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर. स्टेडी पुल ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड टेंजेंशियली. द सिलेंडर इज माउंटेड ऑन a horizontal axis with frictionless bearing. What is the kinetic energy of the wheel when 2 meter cord? बोला कि कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल इतना इतना अराउंड a solid cylinder of mass 20 kg and radius this. Steady pull इतना is applied on the cord tangentially. The cylinder is mounted on a horizontal axis. सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऐसा माउंट कर दिया, ध्यान से देखना, ये कैसा है तुम्हारा सिलेंडर दिया हुआ है और इस सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे माउंट किया हुआ है, मतलब ये हुआ ऐसा, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अगर इधर से खड़े होकर इसको देखते हैं तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना, ये जो सिलेंडर इसका ये पोर्शन ऐसा दिखेगा और इस पोर्शन के ऊपर ने बोला ऐसा रस्सी लपेटा हुआ है, ऐसा रस्सी लपेटा हुआ नीचे की तरफ लग रहा है और ये जो लपेटा हुआ रस्सी है इस पर फोर्स कितना लग रहा है 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ड्यू टू दिस ये जो दिया हुआ सिस्टम क्या करता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। तो बोला है कि ये जब रस्सी है ये कितना डिस्टेंस चले जाए नीचे की तरफ, तो बोला कि ये रस्सी चले जाए 2 मीटर डिस्टेंस चले, जो फोर्स लग रहा है तो उसका एनर्जी कितना होगा। तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये अगर नीचे की तरफ मूव करना शुरू करे, ये जो फोर्स है इसको नीचे की तरफ खींच कर ला रहा है तो फोर्स वर्क कर रहा है और इसके वर्क के कॉस्ट पे क्या हो रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो जितना वर्क करेगा उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ना हो जाएगा, मतलब इसका जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा वो वर्क डन के बराबर है और वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 25 और डिस्प्लेसमेंट 2 हो जाएगा, 25 दूना कितना होता है 50 जूल हो जाता है, आंसर कितना हो जाएगा 50 जूल। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मतलब रेडियस का उधर मास वास का कोई लफड़े लोचा नहीं लेना है, एकदम सीधा सीधा करना है। इसमें बोला कि डिस्क को रोटेट करना है तो बोला कि व्हाट काइनेटिक एनर्जी द व्हील व्हेन 2 मीटर कॉर्ड इज अनवाउंड, बोला खींच के इसको चला दिए, 2 मीटर रस्सी खुल गया उसमें, तो रस्सी खोलने में वर्क कर रहे हैं ना, और जितना वर्क करेंगे ना वही इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिलेंडर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है।
बोला है कि 4 बॉडीज है, रिंग है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो स्फीयर दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर दिया है, सेम मास अलाउड टू रोल डाउन रफ इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम द सेल लेवल, सेम लेवल। तो किसके पास ग्रेटेस्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, ये बताना है। इस क्वेश्चन को बनाते कैसे, अप्रोच को जरा सीखेंगे पहले। ये मान लेते हैं हाइट है, तो सबको रिलीज किया गया सेम हाइट से। मान लिया कि यहाँ जो बॉडी है यहाँ से हमने रिलीज किया है, तो सबके पास जो इनिशियल एनर्जी होगा सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, काइनेटिक नहीं होगा। और जब ये बॉटम में पहुंच गया तो इसका पोटेंशियल तो जीरो हो गया, काइनेटिक हो जाएगा। और काइनेटिक दो तरह का होगा, एक रोटेशन की वजह से हो जाएगा, दूसरा ट्रांसलेशन की वजह से हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो कोई भी बॉडी है उसका रोटेशन का एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन का एनर्जी यहाँ का बराबर ओरिजिनल जो ऊपर का एनर्जी उसके बराबर होगा ना। एनर्जी कंजर्वेशन तो हमेशा वैलिड होता है। तो रोटेशन का एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन का एनर्जी बराबर mgh होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन को बनाने के लिए एक रेशियो हम लोग याद रखते हैं, रोटेशन का एनर्जी बाई ट्रांसलेशन का एनर्जी। और ये वैल्यू कितना होता है, जैसे रोटेशन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ट्रांसलेशन कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बराबर कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा की जगह पे लिखेंगे तो कितना होगा, वी बाई आर का होल स्क्वायर। और नीचे में कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर, 2 से 2 को काट देते हैं अगर, तो ये कितना हो जाता है, तो ये वैल्यू होता है आई बाई एम आर स्क्वायर होता है। ये जो रेशियो का वैल्यू हो जाता है ना, ये रेशियो कितना हो जाता है, रिंग के लिए 1 हो जाता है। ये रेशियो रिंग के लिए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। वहीं पे जब हम बात करते हैं इसका किसके लिए, कौन कौन सा गिराया जा रहा है, एक रिंग हो गया, उसके बाद है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब डिस्क होता है, डिस्क का मतलब 1/2 होता है, मतलब रेशियो कितना हो गया, 0.5 ना हो गया। किसके लिए हो गया, डिस्क हो जाए तब हो जाए, या फिर सॉलिड सिलेंडर हो जाए तब हो जाए। इसके बाद बोला कि हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का कितना होता है, 2/3 होता है। 2/3 का मतलब कितना हो गया, 0.67 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.67 इसका हो जाएगा। तो अब इसमें डिवाइड कर दिया हमने, सबका वैल्यू यहाँ पे देख लिया। तो जब बात करेंगे और कोई बॉडी है क्या, सॉलिड स्फीयर भी है। चलो, तो सॉलिड स्फीयर का वैल्यू कितना दिया है, 2/5 है। ये हो गया हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर 2/5 मतलब 0.5 से कितना हो जाता है, 4 टाइम्स ना हो जाता है। और ये हो जाता है सॉलिड स्फीयर। ये कैसा हो गया, हॉलो स्फीयर। ये वैल्यू 0.5 हो गया। पूछा गया कि किसमें ग्रेटेस्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, किसके पास ग्रेटेस्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ पर देखकर आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि अगर यहाँ पे हम एनर्जी को निकालने जाते हैं तो एनर्जी का जो वैल्यू आता है वो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिंग के केस में आ गया। क्योंकि देखो रेशियो क्या करना है, ये जो रेशियो दिया है किसका है, रोटेशन बाई ट्रांसलेशन दिया है ना, रोटेशन बाई ट्रांसलेशन दिया है। तो इस केस में हमको निकालना है अगर रोटेशन का वैल्यू, ठीक है, रोटेशन का वैल्यू, तो ऊपर वाला ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा, इसका रेशियो कितना हो जा रहा है, 1। मतलब पूरा जो एनर्जी है उसका आधा आधा दोनों में बढ़ जा रहा है, तभी ना रेशियो बराबर हो जा रहा है। इसमें रोटेशन वाला क्या है, कम है, ट्रांसलेशन का ज़्यादा, डबल है ना। इसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो रोटेशन जो है वो कितना है, 0.67, मतलब हमेशा कम दिया हुआ है। यहाँ भी बात करेंगे तो वही दिया है। तो इसमें पूरा रेशियो जब निकाल रहे हैं तो रेशियो रिंग के केस में 1 आ जा रहा है। एक काम आप और कर सकते हो, हर एक केस में निकाल लो रोटेशन का एनर्जी। जैसे रोटेशन का निकालेंगे रिंग के केस में, तो रिंग का रोटेशन बाई ट्रांसलेशन कितना दिया है, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे रोटेशन बाई ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन बराबर 1/1 + 2 लिखेंगे ना। तो रोटेशनल एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, mgh ना हो गया, वैल्यू कितना हो जाएगा, mgh हो गया। किस केस में, ये हो गया आपका स्फीयर के केस में, रिंग के केस में हो गया रोटेशनल का वैल्यू। वहीं पे जब हम बात करते हैं किसका, सॉलिड स्फीयर का बात करते हैं, हॉलो स्फीयर का बात करते हैं, सबका कैलकुलेट करते हैं, एक साथ लेकर चलते हैं। जैसे आप निकालोगे किसका, इसके बाद पहला हो गया हमारा रिंग का। इसके बाद बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर का बात करेंगे, तो सॉलिड सिलेंडर में रेशियो कितना दिया है, 1/2, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपका। तो इसमें निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 ना हो जाएगा, सॉरी 1 + 1 था ना, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, तो हाफ mg हो गया। इसमें बात करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। इसी तरीके से बात करेंगे किसका, काइनेटिक एनर्जी हॉलो स्फीयर का बात करेंगे अगर, तो हॉलो स्फीयर वाले में क्या हो जाता है तुम्हारा, ये वैल्यू 2/3 दिया है, मतलब कितना होगा 2, और नीचे 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। इसी के बाद निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का किस केस में, ये दिया है सॉलिड स्फीयर दिया है, तो ऊपर वाला रेशियो कितना है 2, और नीचे कितना होगा 7 ना हो जाएगा mgh। इस पूरे रेशियो को जब देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा किसका आता है, सबसे ज़्यादा रिंग का होता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि जो रेशियो होता है 1 दिया है रिंग के लिए, 0.5 डिस्क के लिए,
2/3 दिया है तुम्हारा हॉलो स्फीयर के लिए, 2/5 सॉलिड स्फीयर के लिए। ये रेशियो को याद रखिएगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आपको आसानी होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है प्योर रोलिंग मोशन में हमेशा कंजर्व होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दिया है मेरा 15 दिया है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला कि कार है जिसका वेट 1800 kg दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एक्सल एंड द बैक एक्सल 1.8 मीटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से जो दिया है वो 1.05 मीटर है, बिहाइंड नहीं है, हाइट पे नहीं, डिस्टेंस में दिया 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन द फ्रंट एक्सल कितना हो जाएगा। जैसे अगर हमें एक ऐसा कार है, इसका अगर प्रोटोटाइप यहाँ पे बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो ये ऐसा दिया हुआ है। अब इस कार के बारे में क्या बात किया गया है, जैसे इस कार को अगर हम ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ग्राउंड पे जब रखे हैं तो इस जगह पे दोनों का दोनों व्हील क्या करेगा, फोर्स लगाएगा ना। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, N1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा N2। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ दिया है, और यहाँ से क्या लग रहा है, वेट लग रहा है। वेट कितना लग जाएगा, 1800 G लग जाएगा। इसका फ्रंट और रेयर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, तो ये वैल्यू दिया है 1.8 दिया हुआ है। कितना डिस्टेंस है, 1.8। और जो ये इसका दिया है CG, ये फ्रंट वाले से 1.05 मीटर पे दिया हुआ है। पूछा है कि बताइए फ्रंट वाले पे कितना लगेगा। तो ये जो कार चलता है रोड पे सीधा चलता है ना, स्ट्रेट चलता है, ऐसे थोड़े उलटते हुए चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हुआ। तो जो रेयर वाला व्हील हुआ ना, इसके अबाउट टॉर्क को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, जीरो। टॉर्क अबाउट ए कितना कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। क्यों, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ए के अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे तो यहाँ पे जो N2 हो जाएगा उसका टॉर्क हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और क्योंकि ये इसको ऐसे नचाने की कोशिश कर रहा है, और वहीं पे 1800 G इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, ऐसा क्लॉकवाइज हो जाएगा। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.8 मीटर है, इसमें से 1.05 को क्या करते हैं, घटा देना है। तो वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800 G हो जाएगा, इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.05, सॉरी 1.8 माइनस 1.05, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ये लिखेंगे कितना हो जाएगा, 1.8 माइनस 1.05, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, N2 इंटू इसका डिस्टेंस कितना है, 1.8 दिया है। तो यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, N2 बराबर कितना हो जाएगा, N2 का वैल्यू हो जाएगा 1800, और ये हो गया मेरा कितना, G का वैल्यू पुट कर देना पड़ेगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू दिया है 1.8 में से 1.0.5, तो 0 पॉइंट कितना बचेगा, 75 बचेगा, और नीचे में कितना बचेगा वैल्यू, 1.8 बचेगा। इसको हटा दोगे तो एक और जीरो आ जाएगा, और 18 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पे, और ये जगह पे हटाओगे इसको तो यहाँ कितना आ जाएगा 100, तो ये से ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे, 0075, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा वैल्यू, 7500 न्यूटन। तो ये जो मेरा फ्रंट व्हील है उसकी वजह से जो फोर्स ग्राउंड की वजह से फ्रंट एक्सल पे जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू 7500 न्यूटन आ जाएगा। सिंपल सा रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो हमने 15 क्वेश्चन कर लिए, 5 सवाल और बचे हैं, चलिए उसे कंटिन्यू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रिंग है, सर्कुलर रेडियस 2 मीटर, हैज अ मास ऑफ 100 kg, इज rolls purely along a horizontal floor so that the center of mass has a velocity of center of mass कितना दिया है, ये दिया है हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है। और क्वेश्चन ने बोला है कि रोलिंग मोशन दिया है। प्योर रोलिंग मोशन जब हो जाता है इस केस में v इक्वल्स टू कितना होता है, r ओमेगा हो जाता है। समझ में आ रही बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब इसमें बोला है कि बताइए वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप, इसके स्पीड दिया हुआ है तो कितना वर्क होगा। पहले मोशन कर रहा है, ये रिंग है, चल रहा है, तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना पड़ेगा ना। उस केस में आप लिखेंगे वर्क डन बराबर कितना हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, प्योर रोलिंग मोशन में है तो हाफ mv² प्लस कितना हो जाता है, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। रिंग दिया है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जी mr² होता है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा, प्लस हाफ i का वैल्यू कितना हो जाएगा, mr², और ओमेगा की जगह पुट करेंगे तो v²/r² हो जाएगा। तो द वैल्यू इज mv²/2 प्लस में कितना हो जाएगा mv²/2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा mv² हो जाएगा। देयरफॉर वर्क का वैल्यू जो इसका टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर आएगा, और उसका वैल्यू कितना हो गया
mv² हो जाएगा। और मास जो दिया है यहाँ पे कितना दिया है, मास की वैल्यू दिया है तुम्हारा 100 और स्पीड का वैल्यू कितना दिया है, स्पीड का वैल्यू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो 0.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो वैल्यू हो गया 100 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा और ये 2 डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 4 जूल। समझ में आ रही बात? ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था जिसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके आपने बात समझा कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है प्योर रोलिंग में पूरा अगर आप उसको रेस्ट में लाना चाहते हैं तो उसके पूरे काइनेटिक एनर्जी को जीरो के बराबर करना पड़ेगा और उस केस में जो आपका वर्क डन हो जाएगा दैट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज कितना हो जा रहा है, क्योंकि पूरा जीरो हो जा रहा है तो पूरा काइनेटिक एनर्जी जो ओरिजिनल था उसके बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन ऐसा इनडायरेक्ट वे में हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टू मेंटेन अ रोटर एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 200 रेडियन पर सेकेंड, इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट द टॉर्क ऑफ दिस मच। मतलब ओमेगा का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, ये वैल्यू दिया है 200 रेडियन पर सेकेंड। साथ ही साथ जो टॉर्क है इसका वैल्यू दिया है 125 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। बोला कि व्हाट पावर। देखो पावर दो तरह का होता है, अगर लीनियर मोशन होता है तो इसमें पावर का फॉर्मूला अपने वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में जाना होगा कि पावर F.V होता है, जनरल सा फॉर्मूला लिखते हैं तो ऐसा F.V होता है। वैसे ही जब रोटेशन में बात करते हैं तो पावर का फॉर्मूला टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड यानी कि टाउ ओमेगा होता है और टॉर्क का वैल्यू कितना है तो 125 दिया है और साथ ही साथ जो ओमेगा दिया है कितना दिया है 200 दिया है। तो 125 इंटू 2 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 250 एंड देन पुट डबल जीरो, सो 25 इंटू 10 टू द पावर 3। सो ऑन कैलकुलेशन दिस 10 टू द पावर 3 कैन बी रिटन एज किलो, तो 25 किलो और पावर का यूनिट कितना होता है वाट हो जाता है। तो आंसर कितना हो जाएगा 25 किलो वाट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। So now moving ahead, next question is, this question is very important question, question number 18. It says that in the given figure below, a bullet of mass small m is moving with a speed u, strikes a rod AB with rod of mass capital M and length L at end B and gets embedded in it. If initially the rod is vertically hinged at A, then the angular speed of the system just आफ्टर द कोलिजन इज। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, जो पॉइंट ये हुआ ना और ये मास एम जा रहा है, ये है रॉड एंड पार्टिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको बनाना है। देखो लीनियर मोशन है और ओमेगा निकालना है। पहले जो मोशन कर रहा भी है और जब ये कोलिजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रॉड में ये जो छोटा वाला मास गया है वो इस पॉइंट पे आके स्टिक कर गया और रॉड क्या करेगा, इसके अबाउट ऐसा मोशन करना शुरू करेगा और रॉड का लेंथ कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। तो बाद का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब टोटल निकालेंगे तो रॉड जब एंड के अबाउट रोटेट करता है तो ml²/3, सेंटर के अबाउट ml²/12। इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, रॉड का हो जाएगा ml²/3 हो जाएगा। और साथ ही साथ ये वाला मास जो यहाँ चिपका है l डिस्टेंस पे, तो पॉइंट मास का कितना होता है ml² होता है। पॉइंट मास का कितना होता है ml² होता है। तो मास कितना है, छोटा वाला m हो गया और लेंथ कितना हो गया, l हो गया, तो लिखेंगे ml²। सो यू कैन राइट इट कैपिटल M डिवाइडेड बाई 3 प्लस में कितना हो जाएगा स्मॉल m और इंटू कितना हो जाएगा l² हो जाएगा। ये वैल्यू किसका हो जाएगा I2। अब करना क्या है कि इस पॉइंट के अबाउट इसमें टॉर्क जीरो हो जा रहा है, पॉइंट A के अबाउट हो जा रहा है, टॉर्क अबाउट पॉइंट A जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब टॉर्क एक्सटर्नल का वैल्यू जब जीरो होता है किसी भी सिस्टम में किसी पॉइंट के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होता है वो कंजर्व होता है। मतलब L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल होता है। और L इनिशियल की जब बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इस मूविंग पार्टिकल का mv का, और L इनिशियल लिखेंगे तो इसका लीनियर मोमेंटम mv हो गया और डिस्टेंस कितना हो गया L, बिकॉज पार्टिकल के लिए बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही एंगुलर मोमेंटम देता है। तो p इंटू आर परपेंडिकुलर mv इंटू L हो जाएगा। फाइनल की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा m/3 हो जाएगा, प्लस में कितना हो गया स्मॉल m हो जाएगा इंटू कितना हो गया l²। तो i का वैल्यू हो गया और ये कितना हो गया एंगुलर स्पीड इसका ओमेगा, ये फाइंड करना है। तो ये जब वैल्यू सॉल्व करेंगे यहाँ से तो पहली बात तो L से L क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्मॉल m भी बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा प्लस थ्राइस ऑफ स्मॉल m हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा और L हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ओमेगा 2 हो जाएगा। ओमेगा t का वैल्यू कितना हो जाएगा 3m भी हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा कैपिटल M प्लस 3 इंटू स्मॉल m हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे में टर्म एक L आपको देखने को मिलेगा। तो इस जगह से हमने इसका एंगुलर स्पीड का वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लिया। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 3 इंटू स्मॉल v बाई कैपिटल L इंटू 3 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M।
तो एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड, जहाँ पे जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क का वैल्यू 0 होता है उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर देना है। और ये जब कंजर्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, याद रखना है पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, तो लीनियर मोमेंटम इनटू जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और रिजिड बॉडी जो दिया है रोटेट कर रहा है तो उसका कितना होता है आई इंटू ओमेगा। और याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमेशा उस एक्सिस के अबाउट लेना है जिस एक्सिस के अबाउट आपका टॉर्क का वैल्यू 0 है। ये रहा हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आज के 19वें नंबर सवाल की तरफ। ये बोला है कि सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, इट्स इनिशियल एंगुलर स्पीड इज 10 पाई, coefficient of friction and the kinetic energy, coefficient of kinetic friction between these two is 0.2, then time taken by the disk to start the pure rolling है। बहुत ही बेहतरीन सा अल्टीमेट क्वेश्चन है। पहले इस वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा बनाने का, और उसके बाद ये सॉल्यूशन है उसको आप देखिएगा। एक डिस्क है, हमने इसको ऐसा ग्राउंड पे रखा है। अब ये जो डिस्क था इसमें जरा आप ध्यान से देखेंगे तो इस डिस्क के पास सिर्फ और सिर्फ ओमेगा है पहले केस में। इसको मान लेते हैं कितना दिया है ओमेगा नॉट, इस ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना दिया है 10 पाई दिया हुआ है। और जब ये रफ सरफेस पे रखते हैं तो फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है, और फ्रिक्शन लगते लगते हम सब जानते हैं कि एक मोमेंट के बाद इसमें क्या शुरू हो जाता है, इसमें आपका प्योर रोलिंग मोशन शुरू हो जाता है। मान लेते हैं उस इंस्टेंट पे एंगुलर स्पीड ओमेगा है, लीनियर स्पीड कितना दिया है भी दिया हुआ है। अब इस केस में जब हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट दिया है इसमें एक्सटर्नल पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं, तो यहाँ पे बॉटम मोस्ट जो पॉइंट दिया इसके बाद टॉर्क कितना है 0 ना हो जा रहा है। इसके बाद जब बात करेंगे टॉर्क का वैल्यू कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, कुछ लग नहीं रहा है। एल इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल फाइनल हो जाएगा। इनिशियल तो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो रहा है, आई ओमेगा नॉट हो जाएगा, और बाद में क्या हो रहा है आई हो गया ओमेगा हो गया रोटेशन की वजह से, अब प्लस एम भी आर हो जाएगा ट्रांसलेशन की वजह से, क्योंकि लेटर ऑन तो ये ट्रांसलेट भी कर रहा है ना, आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते रोटेट भी कर रहा है साथ में। तो ये जो पहले केस में यहाँ पे सेंटर के अबाउट ये क्या कर रहा था, घूम रहा था, सिर्फ रोटेट कर रहा था, तो कितना हो गया ये वैल्यू हो गया आई ओमेगा नॉट हो गया। और वहीं पे भी स्पीड से जा रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो बाद में दोनों आ गया, लीनियर मोशन भी आ गया, रोटेशनल भी आ गया। एंगुलर मोमेंटम दोनों निकाल के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि आपका जो बॉडी दिया हुआ कैसा दिया है, ये बॉडी आपका डिस्क दिया हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देंगे यहाँ पे। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और ये कितना हो जाता है ओमेगा नॉट हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई कितना हो जाता है 2, और ये कितना हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा भी बाई आर हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा एम भी आर हो जाएगा, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। सो द वैल्यू इज एम वी आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एम वी आर, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू लिखोगे तो एम हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू होगा 3/2 एम वी आर। यहाँ से मास कैंसिल कर देंगे, ये रेडियस से रेडियस कैंसिल कर देंगे। सो द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू कितना दिया 10 पाई, और रेडियस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर विच मीन्स 0.1 मीटर डिवाइडेड बाई 3, तो इसका वैल्यू कितना आ गया π/3 आ गया, स्पीड v का वैल्यू आ गया। अभी भी क्वेश्चन नहीं बना, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, पूछा है कि कितने टाइम के बाद इतना स्पीड होगा। तो एक बात बताइए, जब इसको आपने रखा है रफ सरफेस पे तो फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन लगेगा, कितना होगा म्यू जी, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है ना लीनियर मोशन का अपोज नहीं करता है, सपोर्ट करता है, इसी की वजह से तो वेलोसिटी आया है, क्योंकि ओरिजिनली इसके पास इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी था क्या, भी का वैल्यू तो 0 था, सिर्फ और सिर्फ क्या था ओमेगा था, लेकिन अब एक्सेलरेशन इसको कितना मिल गया म्यू जी, और म्यू का वैल्यू दिया 0.2 और जी का वैल्यू 10, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम निकालने के लिए इक्वेशन यूज करेंगे तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, और v का वैल्यू कितना है π/3, u का वैल्यू कितना है 0, जो एक्सेलरेशन है इसका वैल्यू 2 दिया, और टाइम का वैल्यू कितना दिया t, तो t का वैल्यू कितना दिया है, तो ये वैल्यू हो जाएगा π/6 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ टाइम इज π/6। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था। सबसे पहला क्या करना था, इसमें प्योर रोलिंग मोशन दे रहा था, रोलिंग मोशन कराना था, पहले स्लिपिंग था, ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोशन हो रहा था, तो वहाँ से हमने फाइनल स्पीड कैलकुलेट किया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाकर एक्सटर्नल पॉइंट के अबाउट, और जब स्पीड मिल गया तब हमने कैलकुलेट किया कि उस स्पीड को अचीव करने में कितना टाइम लगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया वहाँ से निकल गया, तो b = u + 80 इक्वेशन लगाया हमने, और टाइम के वैल्यू मेरा कैलकुलेट यहाँ पे हो गया।
So now moving towards the last question of this class, और ये हमारा आज का 20th नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि चाइल्ड स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ टर्न टेबल with his two arms unstretched as outstretched. The turntable is set rotating with angular speed इतना. What will be the angular speed of the child if he folds his hand ऐसा पास कर लेता है, reducing the moment of inertia to the 2/5 of its initial. देखो ऐसा टेबल पे कोई बच्चा खड़ा है तो बाहर से कोई इसको फोर्स नहीं लगा रहा है, बाहर से कोई भी इसको फोर्स नहीं लगा रहा है. तो इस केस में क्या हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क का वैल्यू कितना है, 0 दिया है. और जब एक्सटर्नल टॉर्क का वैल्यू 0 होता है इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम होता है. ये भी पॉइंट सही हो जाएगा. चलो, इनिशियल अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लेते हैं और एंगुलर स्पीड कितना दिया है इनिशियल इसका 40 दिया हुआ है, तो बोला है कि हाथ को ऐसा फोल्ड करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जा रहा है, 2/5 टाइम्स इनिशियल का हो जा रहा है. और पूछा है कि बताइए बाद का एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा. तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल का मतलब होता है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट केस में कितना दिया है, तो ये दिया है I ओमेगा 1 का वैल्यू कितना दिया है 40, I2 का वैल्यू कितना दिया है, तो ये वैल्यू दिया है 2I/5, और ओमेगा 2 का वैल्यू कितना दिया है, तो ये हमको फाइंड करना है. I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. 2 से 40 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. सो ओमेगा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 100 रेडियन पर सेकेंड. तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड. सो दिस इज हाउ आई हैव कंप्लीटेड द इंटायर चैप्टर. मैक्सिमम पोर्शन से क्वेश्चन हमने टैप कर लिया है, तो आपका ओवरऑल चैप्टर का रिवीजन हो गया होगा. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा सो दैट आपका जो अंडरस्टैंडिंग और बेटर तरीके से डेवलप होगा. इफ यू फाइंड दिस कंटेंट्स रेलेवेंट एंड इट इज हेल्पिंग यू फॉर योर प्रिपरेशन, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू एंड बाय बाय.